हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारूत्स मेंटरशिप में। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा मेंस का जो सिक्स पेपर है, साइंस का जो पेपर है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर ग्रिड, या जिसे हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड भी बोलते हैं। तो क्योंकि हमने इससे पहले आपने हमने अभी पावर जनरेशन, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसके बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम कोशिश समझते हैं कि पावर ग्रिड या इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या होती है, कैसे काम करती है। और इसमें हम ये भी देखेंगे जो इंडिया की नेशनल ग्रिड है वो कैसे काम करती है, वो कैसे बनाई गई है। तो चलिए बहुत ब्रीफ में हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और चूंकि ये पहले पूछा नहीं गया है तो मे बी इस बार इसे 8 नंबर या 16 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक ग्रिड इज द इंट्रिकेट सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑल द वे फ्रॉम इट्स जनरेशन टू द कस्टमर्स दैट यूज इट फॉर देयर डेली नीड्स। क्या होती है इलेक्ट्रिकल ग्रिड? जहां से हमारा जो जनरेशन का पॉइंट है, जहां पे पावर प्लांट है, वहां से जो बिजली को हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे जहां पे कस्टमर है, बहुत दूर। जनरली ऐसा ही होता है कि कहीं पावर एक जगह जनरेट हो रही है और कस्टमर तो बहुत अलग अलग जगह होंगे जिन्हें कि उस बिजली को कंज्यूम करना है, तो या उसका प्रयोग करना है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंट्रिकेट सिस्टम है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जहां से जनरेट हो रही है, जहां पे उसे बनाया जा रहा है, वहां से जहां पर उसको यूज करना है, जहां पे उसका प्रयोग किया जाना है, वहां तक कंज्यूमर तक उसे पहुंचाती है। These systems have grown from small local designs to stretching thousands of kilometers and connecting millions of homes and businesses today. तो पहले क्या था कि जो ग्रिड थी बहुत ही लोकल और छोटे स्तर की हुआ करती थी, लेकिन आज ये क्या है कि हजारों और लाखों किलोमीटर तक की, दूर दूर तक की ग्रिड्स हो गई हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रिड्स अब हो चुकी हैं। अभी हम इंडिया के नेशनल ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे तो तब हमें ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से चीजें अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी कॉम्प्लेक्स ग्रिड्स बन चुकी हैं। The grid consists of countless complex interconnections. However, there are three main sections: इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है, जो हमारी ग्रिड है उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स अलग अलग इंटरकनेक्शन हैं, कई सारे सब स्टेशन होते हैं और कई चीजें होती हैं। लेकिन इसके जो तीन इसेंशियल कंपोनेंट है वो है, एक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जहां पे बिजली बनाई जाती है। दूसरा है ट्रांसमिशन, अर्थात जब एक जगह से दूसरी जगह जो बिजली ले जाते हैं वो। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर कंज्यूमर को एक्चुअल में फिर डोर टू डोर डिलीवरी करी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये एक डायग्राम है जो आप एग्जाम में बना सकते हैं। पावर ग्रिड के तीन इसमें कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। पहला है जनरेशन ग्रिड, दूसरा है ट्रांसमिशन ग्रिड और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड। तो ये हमारा जनरेशन ग्रिड हो गया, ये हमारा ट्रांसमिशन ग्रिड है और ये हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड है। इस तरीके का आप एक डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले जनरेशन ग्रिड में। जनरेशन ग्रिड क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस इन पावर प्लांट्स which work to convert mechanical energy of a turbine into electrical energy to be used by the use of a generator। तो हम पावर प्लांट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो जनरेशन ग्रिड में क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी सहायता से? टरबाइन और मेनली जनरेटर की सहायता से। लेकिन सोलर पावर इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। हमने देखा था जो हमारा सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट होता है, वहां पे सोलर एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक एक्सेप्शन है, आप इसे मतलब एग्जाम में मेंशन कर भी सकते हैं। तो देखिए, पावर प्लांट्स रिक्वायर द एनर्जी फ्रॉम फ्यूल सच एज कोल और नेचुरल गैस और प्राइमरी एनर्जी फ्लो सच एज विंड एंड सनलाइट इन ऑर्डर टू डू दिस। तो पावर प्लांट में सबसे इसेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, उसका फ्यूल होगा, क्योंकि बिना फ्यूल के हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। These plants generate lots of electricity and are often far away from the demand for electricity। तो ये जनरली क्या होता है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि सोर्स कहाँ पे है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है तो हम देखेंगे कि कहाँ पे एक ऐसी नदी है जिसमें कि इसके रिजर्वायर बना के हम उस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली कहाँ होती है, हिली एरियाज में मेनली होता है। उसके अलावा जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ होंगे, जहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो तो वहां पर, वो तो बहुत अलग अलग जगह डाइवर्सिफाइड तरीके से रह रहा है, अलग अलग जगह बिखरा हुआ रह रहा है। तो हमें क्या करना है कि जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक हमें पहुंचाना है इसको। तो ये काम कौन करेगा, हमारा दूसरा जो इसका कंपोनेंट है ट्रांसमिशन ग्रिड। ट्रांसमिशन ग्रिड क्या होती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द यूज ऑफ पावर लाइन्स। इसमें क्या होती है, पावर लाइन्स होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी exiting the power plant passes through a transmission station where the electricity is stepped up। अब यहाँ पे हमारे क्या है, ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पावर प्लांट से निकलती है तो उसे
स्टेप अप किया जाता है। दिस मीन्स दैट द वोल्टेज इज इंक्रीज विद द प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। दिस इंक्रीज इन वोल्टेज इज अकम्प्लिश्ड बाय अ ट्रांसफार्मर। ये किसकी हेल्प से करते हैं, हमेशा ट्रांसफार्मर की हेल्प से करते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो लॉन्ग डिस्टेंसेज विद द मैक्सिमम डिस्टेंस बीइंग अराउंड 500 किलोमीटर्स। तो अब तो ये खैर 500 किलोमीटर से भी बहुत दूर दूर तक हम इसे भेज सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें अगर बीच बीच में हम क्या करते हैं, इसलिए सब स्टेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है, इसको फिर दोबारा से यही प्रोसेस कई जगह कर पाए। The reason that step-up transformers are used is because when traveling long distances through a conducting wire, electricity will invariably lose energy to resistance। क्यों करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि जब हम कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट करेंगे तो बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वजह से उसका लॉस हो जाएगा। तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, कैसे, उससे क्या होता है, दिस प्रॉब्लम इज इसेंशियली सॉल्व्ड बाय यूज ऑफ हाई वोल्टेज पावर लाइंस। तो जब हाई वोल्टेज पावर लाइंस का यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पावर लॉस कम होगा। द करस्पॉन्डिंग पावर लॉस इन द लाइन डिक्रीजेस बाय स्क्वायर ऑफ द करंट। तो कितना, जितना हमारा जो पावर लॉस है वो कितना कम होता है, जितना हमारा करंट है उसकी स्क्वायर, मतलब उससे उतने ही हम कम कर दें। मीनिंग दैट इफ द करंट ड्रॉप बाय द फैक्टर ऑफ 2, द पावर लॉस ड्रॉप बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की बात है। अगर हम करंट को आधा मतलब 2 फैक्टर से कम कर रहे हैं तो हमारा लॉस 4 फैक्टर से कम हो जाएगा। तो ये बहुत क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके हम इतना ज्यादा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं या फिर उसका लॉस कम कर सकते हैं। पावर लाइंस बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है, देखिए, पहली हमारी ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस आर वेरी हाई वोल्टेज लाइंस बिटवीन 100 kV टू 800 kV तक की होती हैं एंड डू द मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। दे मस्ट बी हाई वोल्टेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज पावर लॉस टू रेजिस्टेंस। तो जो पहली हमारी ओवरहेड लाइंस है, ये क्या होती है, जनरली जो अभी आप जितना भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन देखते हैं वो ओवरहेड लाइंस के थ्रू ही होता है। ये बहुत ही हाई वोल्टेज होती है, लगभग कितनी, 100 kV टू 800 kV तक की ना वोल्टेज इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की होती है। और इतनी हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है, इसका जो लॉस है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमेशा ओवरहेड लाइंस का ही यूज किया जाता है। फिर होती है हमारी अंडरग्राउंड लाइंस। ये क्या होती हैं, आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पावर थ्रू पॉपुलेटेड एरियाज। जहां पर हमारे पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पर, या अंडर वाटर, या फिर कहीं कभी जहां पर भी हमें ओवरहेड लाइंस को यूज नहीं किया जा सकता वहां पे हम अंडरग्राउंड का यूज करते हैं, मेनली पॉपुलेटेड एरियाज में, या अंडर, जब हम अंडर सी केबल जो बिछाते हैं उसमें। लेकिन ये कम यूज की जाती है ओवरहेड लाइन से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हीट रिलेटेड लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि अंडरग्राउंड बिछाना है तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है, इसलिए इसे कम यूज किया जाता है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप की है वो है सब ट्रांसमिशन लाइंस। ये क्या होती है, लो वोल्टेज को कैरी करती हैं, कितनी, लगभग 26 kV टू 69 kV तक की वोल्टेज को कैरी करती हैं टू डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन एंड कैन बी ओवरहेड और अंडरग्राउंड। ये दोनों तरीके की हो सकती है, ओवरहेड भी हो सकती है और अंडरग्राउंड भी हो सकती है। ये बेसिकली क्या है, जब हम लोकल स्तर पे जब हम ट्रांसमिट करते हैं वहां पर इसको यूज किया जाता है, किनको, सब ट्रांसमिशन लाइंस को। अब हमारा जो इसमें थर्ड पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड का। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड रेफर्स टू द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रिड विच डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स, इंडस्ट्री एंड अदर यूजर्स। अब क्या है कि हमने जहां पे जनरेट की थी इलेक्ट्रिसिटी, वहां से हमने उसे कहा ट्रांसमिशन ग्रिड के थ्रू कहां तक ले आए, जहां तक कंज्यूमर है। अब यहाँ पर हमने कई सारे कंज्यूमर से जब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड का यूज करते हैं। बेसिकली हम अपने घरों के आसपास जो लाइंस देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, दे आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड। डिस्ट्रीब्यूशन both delivers the electric power to the every user on the grid, and once delivered it also reduces power to save customer usable level। तो दो काम करेगी, एक तो क्या करेगी, जहां पे हमारा ट्रांसमिशन जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे सब स्टेशन होगा वहां से कंज्यूमर तक क्या करेगी, इसको पहुंचाएगी, और दूसरा उसकी इस लेवल तक पहुंचाएगी कि वो सेफ हो जाए यूज करने के लिए। तो उसके क्या करेगी, वो कम करेगी, क्योंकि जब हम हाई वोल्टेज को हमें क्या करना है, लो भी करना पड़ेगा। द पावर लेवल इज रिड्यूस्ड बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे इसे किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसको यूज किया जाता है, विच लोअर्स द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डेंजरस लेवल ओवर 1 kV टू सेफर लेवल 100 टू 400 वोल्ट तक इसे ले जाता है। तो क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफर में क्या करेगा, उसकी वोल्टेज को कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सेफर लेवल पाई जाती है। द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड इंक्लूड्स, क्या क्या होती है इसमें, लाइंस, पोल्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचिंग।
एंड द प्रोटेक्शन सर्किट। ये सब मतलब वैरायटी ऑफ कई सारी चीजें होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट बिगिंस विद द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? सब स्टेशन से होगा, जहां पर क्या होगा, हमारी ट्रांसमिशन लाइन आके खत्म होगी। और वहां पे सब स्टेशन में सबसे पहले क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? विच परफॉर्म्स द अपोजिट टास्क ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था जनरेशन सब स्टेशन से, और इस सब स्टेशन पे दोनों में उल्टा होगा, वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे डाउन। द वोल्टेज of the long distance transmission are unsafe for people to handle, so these step down transformer bring the voltage down to safer levels। तो क्या करेंगे? उसे safer level तक लाते हैं। The distribution grid then connect these substations to the customer that require electricity ranging from large industrial buildings to small homes। तो उसके बाद क्या होगा? इन सब स्टेशन को जो हमारा कंज्यूमर है, चाहे वो हाउस होल्ड हो या इंडस्ट्रियल हो, वहां तक इसे पहुंचा देगी। More substations and small sub transformers help to further lower the voltage एंड डिवाइड द इलेक्ट्रिसिटी अमंग सब डिविजन्स। तो इसमें फिर कई अंदर और सब स्टेशन होंगे, वो और उसे लोअर करेंगे। तो ये डिपेंडिंग अपॉन उनकी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से इसको किया जाता है। एक सब स्टेशन क्या होता है, ये भी जान लेना जरूरी है। सब स्टेशन आर लोकेटेड थ्रू आउट द होल इलेक्ट्रिकल ग्रिड फ्रॉम द पावर प्लांट्स ऑल द वे टू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड। क्या होता है? जहां से हम जनरेट कर रहे हैं पावर को पावर प्लांट से, और जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां तक बीच में कई सारे क्या होते हैं? सब स्टेशन होते हैं। क्योंकि इवन अगर ट्रांसमिशन की भी बात करें, या जनरेशन से स्टार्ट की बात करें, या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की बात करें, हर जगह हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन करने होते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज को मैनेज कर पाए, कम या ज्यादा कर पाए। द वंस नियर द पावर प्लांट कंटेन द ट्रांसफॉर्मर that step up the electricity in order to reduce energy loss over its transmission. The ones before sub transmission lines step down the electricity to lower voltage, and distribution station connect the sub transmission lines to डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। तो ये हमारे क्या है? एक सब स्टेशन है, जहां पे बेसिकली एक हमारी जो ग्रिड आ रही है उससे दूसरी ग्रिड को कनेक्ट किया जाएगा, और वहां पे ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा। तो ये हमारे तीन क्या थे? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। देखिए ये मैंने एक डायग्राम में आपको दिखा रखा है किस तरीके से होता है। ये हमारा सबसे पहला वाला जो पार्ट है, देखिए ये है जनरेशन ग्रिड का पार्ट है। यहाँ पे देखिए कोल बेस्ड पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो सकता है। इसी तरीके से ये पूरा क्या हमारा, ये दूसरा वाला भी हमारा क्या है? ये देखिए मीडियम साइज का पावर प्लांट है, ये इंडस्ट्रियल पावर प्लांट है। तो ये हमारा अलग अलग तरीके की क्या है? पावर प्लांट्स हैं, जहां पे हमारी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जनरली मतलब जो हमारी एक्चुअल में ग्रिड होती है, वो ऐसी नहीं होती कि कहीं एक कोने पे ही पावर प्लांट लगे हैं। वो तो पावर प्लांट भी अलग अलग जगह लगे होंगे, और उनसे एनर्जी को और ट्रांसमिशन लाइंस में डाल दिया जाएगा। जैसे अब ये देखिए, ये हमारा सोलर पावर प्लांट फार्म है, यहाँ पर विंड फार्म है। तो ये क्या कर रही है? इसी तरीके से सिटी पावर प्लांट, मतलब छोटे छोटे पावर प्लांट हैं। तो क्या होगा? ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से होते हुए जाएगी, और ये इनसे बिजली बना के ग्रिड में डाल दी जाएगी। तो जहां जहां पे ये होंगे, वहां पे सब स्टेशन का होना जरूरी है। तो ये हमारा क्या है? जनरेशन वाला पार्ट है। दूसरा हमारा देखिए ट्रांसमिशन ग्रिड है, सेकंड। तो क्या करिए, ट्रांसमिशन ग्रिड आप देखेंगे तो पूरे में लगी हुई है। तो यहाँ भी है ट्रांसमिशन ग्रिड, यहाँ पर भी है। ये सब क्या दिखा रखे हैं? नोड्स। ये क्या है? सब स्टेशन है, जहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड में डाला जा रहा है, कहाँ से? जनरेशन से। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारा रेड और येलो, येलो और ग्रीन है, ये हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन में डाल रहे हैं। और ये हमारे क्या है? देखिए कंज्यूमर एंड है। यहाँ पर क्या है? देखिए सिटी नेटवर्क है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन ग्रीन वाली आई। यहाँ पे देखिए इसे ब्लू से हमने कनेक्ट कर दिया। ये भी क्या है? सब स्टेशन है सर। और इन सब स्टेशन से हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को डाल दे रहे हैं। इसी तरीके से रूरल नेटवर्क है, ये अर्बन नेटवर्क है। यहाँ पर देखिए फिर एक फार्म बना रखा है, और इधर देखिए ये इंडस्ट्रियल कस्टमर भी है, जो फिर यहाँ पे क्या हमारा नोड है। तो बेसिकली क्या है कि कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ही ज्यादा, कि इसमें तीन हमारे इंपॉर्टेंट चीजें, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये तीनों अलग अलग जगह पे होने की वजह से बस ये है कि जहां पर भी नोड चेंज होगा, वहां पे हमारा जो सब स्टेशन है वो क्या होगा? जरूर होगा। तो ये बेसिकली क्या था? डायग्राम था, जिसको आप थोड़ा सा एग्जाम में बना भी सकते हैं, इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ सिंपल करके। अब मैं इंडिया की जो नेशनल पावर ग्रिड है, लास्ट में ब्रीफली उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द नेशनल ग्रिड इज द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क इन इंडिया, connecting power stations and major substation and ensuring that electricity generated anywhere in India can be used to satisfy demand elsewhere। तो अभी तो हमारा 2013 के बाद क्या है? हमारी पूरी नेशनल ग्रिड बन चुकी है। पहले क्या था? लोकल ग्रिड्स हुआ करती थी, अलग अलग स्टेट्स में हुआ करती थी, फिर रीजन में होती थी। अब हमारी पूरी नेशनल ग्रिड है। मतलब अगर कहीं पे केरला में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होनी है और वो कहीं झारखंड में बन रही है, तो वो वहां से वहां जा सकती है।
तो अभी हमारा पूरा देश एक सिंगल ग्रिड से कनेक्टेड हो चुका है। तो यही हमारी क्या नेशनल ग्रिड है। द नेशनल ग्रिड इज ओन एंड मेंटेन बाय स्टेट ओन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है उसे ओन करती है, एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट ओन पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, ये क्या करती है, इसे ऑपरेट करती है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड इन द वर्ल्ड। कितनी, और देखिए इसमें इसकी जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, 370 गीगावाट 2020 का डाटा है। तो ये बहुत ही वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इंडियाज ग्रिड इज कनेक्टेड एज वाइड एरिया सिंक्रोनस ग्रिड। ये बहुत जानना है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि अलग अलग जो हमारे जनरेशन पॉइंट होंगे उनमें अलग 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 इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन रही होंगी, तो उसको इसी तरीके से बीच में कहीं पे सोलर पावर भी आ जा रही है, कहीं पे विंड बेस्ड आ रही है, तो इनको सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी होता है। और इसका नॉर्मली कितने में 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या करती है, रन करती है। द परमिशिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है इसका, 49.5 टू 50.5 हर्ट्ज है, effective from 17 September 2012. The union government regulates grid frequency by requiring states to pay more when they draw power at low frequency. तो अगर ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी पे करेंगे तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। The union territories of Andaman and Nicobar and Lakshadweep are not connected to the national grid. तो ये जो हमारी जो आर्चिपेलागो हैं, तो जो हमारे क्या है द्वीप समूह है, ये अभी इससे कनेक्टेड नहीं है, ये अपना अलग है इनकी नेटवर्क। देयर आर ऑल्सो सिंक्रोनस इंटरकनेक्शंस टू भूटान। तो जो नेशनल कनेक्ट हमारी जो ग्रिड है कई दूसरे देशों से भी करती है, तो इसमें कहाँ कहाँ पे देखिए, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इन तीनों से भी क्या है, इनकी कनेक्टिविटी दी गई है। एक अंडर सी इंटरकनेक्शन है कहाँ के लिए, श्रीलंका के लिए, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कनेक्ट कराता है, हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड। अब तो ये हो भी गया कंप्लीट। उसके अलावा म्यांमार और थाईलैंड के लिए भी और बिम्स्टेक नेशंस के लिए भी क्या है, प्रपोज्ड है, जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये भी ऑल्सो प्रपोज्ड है। इंडिया बिगन यूटिलाइजिंग ग्रिड मैनेजमेंट ऑन रीजनल बेसिस इन द 1960s। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था इसको। इंडिविजुअल स्टेट ग्रिड्स वेयर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म 5 रीजनल ग्रिड ओवर कवरिंग मेनलैंड इंडिया। पहले क्या था, हमारे स्टेट बेस्ड ग्रिड हुआ करते थे, फिर हमने 5 रीजनल ग्रिड्स बनाए। कौन कौन से बनाए वो 5? एक हमारा था नॉर्दर्न, मतलब उत्तर भारत का, फिर ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ सदर्न। तो हमारे क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया, और एक नॉर्थ ईस्ट की, ये हमारी क्या थी, 5 रीजनल ग्रिड्स थी। दीज रीजनल लिंक्स वेर एस्टैब्लिश्ड टू इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन स्टेट्स। तो क्या किया इसने, लोकल लेवल पे, जो रीजनल लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी सरप्लस से जहां कम थी उसको भेजना शुरू किया। लेकिन इन द 90s हमने क्या किया कि नेशनल ग्रिड प्लान करना शुरू किया। द फर्स्ट इंटरकनेक्शन ऑफ रीजनल ग्रिड्स वर एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1991 when the north eastern and eastern grids were interconnected। तो 1991 में हमने क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न ग्रिड को इंटरकनेक्ट कर दिया। द वेस्टर्न ग्रिड वाज इंटरकनेक्टेड विद द अफॉरमेंशन्ड ग्रिड्स इन 2000 मार्च 2003 में हमने क्या कर दिया, इसी ऊपर वाली को, जो हमारी एक ही ग्रिड बन गई थी नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न को, उसमें हमने वेस्टर्न ग्रिड को भी कनेक्ट कर दिया। तो हमारी 3 ग्रिड आपस में कनेक्ट हो गई। द नदर्न ग्रिड वाज आल्सो इंटरकनेक्टेड इन अगस्त 2006 में इसमें हमने नॉर्थर्न ग्रिड को कनेक्ट कर दिया, forming a central grid synchronously connected operating at one frequency। The sole remaining regional जो southern grid थी हमने कब कर दिया, अक्टूबर 2013, दिसंबर 2013 में इसको भी हमने इससे कनेक्ट कर दिया। और जिस इसमें कौन सी, रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन जब बनी हमारी, तो क्या हुआ, जो सदर्न ग्रिड थी वो भी बची हुई ग्रिड में कनेक्ट हो गई और हमारी नेशनल ग्रिड पूरी बन गई। तो ये हमारा क्या था, इंडिया की नेशनल ग्रिड है। इसमें जानना जरूरी है कि ये हाई वोल्टेज होती है, 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उस पर ये ऑपरेट होती है जनरली। इसमें हमने कई इंटरनेशनल इंटरकनेक्शंस भी दे रखे हैं। तो ये हमारा क्या था, नेशनल ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इस वीडियो में हमने पावर ग्रिड और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसमें जनरेशन ग्रिड, ट्रांसमिशन ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड होती है। आप डायग्राम भी एग्जाम में जरूर बना के आइएगा इसका। और उसके अलावा इसमें हमने देखा किस तरीके से सब स्टेशन हमारे इसमें मेन कंपोनेंट है, और हमने फिर इंडिया की नेशनल ग्रिड के बारे में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में यदि पावर ग्रिड पे क्वेश्चन आता है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ अच्छे वीडियोस के लिए आप बने रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।